नमो नमः। मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को अर्थात सवर्ण जातियों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है उसको 10% आरक्षण देने का इस कानून के तहत प्रावधान है। इसके यदि संवैधानिक पहलू के बारे में हम जानकारी करें, यदि जानें, तो जैसे कि सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह 103वां संविधान संशोधन लाया गया सर्वप्रथम 8 जनवरी 2019 को देश का जो संसद है, निम्न सदन है लोकसभा, उसमें, और उसी दिन वह पारित हो गया था ध्वनिमत से। और इसको 9 जनवरी 2019 को उच्च सदन राज्यसभा में लाया गया, तो वहाँ भी उसी दिन यह पारित हो गया था। और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 12 जनवरी 2019 को इस बिल को स्वीकृति दे दी थी। और इस बिल के संदर्भ में एक राजपत्र गजट जारी किया गया और जिसने इसे कानून में बदल दिया। और 14 जनवरी 2019 को ये पूरे देश में लागू हो गया। और इसको जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है, 15 का 6 है और 16 का 6 है, इसके तहत इसको संशोधित किया गया और इसी के तहत फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की अनुमति दी गई। ये तो सामान्य इसके विधिक पहलू थे। अब इसके बारे में ज़रा हम चर्चा करें। EWS वास्तविक किसके लिए लाभप्रद है, क्या इसका लाभ प्राप्त हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या इसमें कमियां क्या हैं। यद्यपि देश की संसद के द्वारा ये पारित है, हम कमियां वर्णित करने के लिए हम सक्षम नहीं हैं इसमें, लेकिन फिर भी जो हम अनुभव करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान इस वीडियो के माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। हमारे द्वारा तो न इसका लाभ लिया गया, न लिया जाना है भविष्य में, लेकिन फिर भी जो हमारे जो युवा हैं, जो इसका सर्टिफिकेट बनाते हैं, प्रमाण पत्र बनाते हैं, और विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं इसके प्रमाण पत्र को बनाने के लिए करनी पड़ती हैं, और धन व्यय भी होता है युवाओं का। और साथ में ये 1 अप्रैल से केवल 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिए ये वैध होता है, वैलिड होता है, और फिर उसके बाद इसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। फिर आपको दोबारा यदि द्वितीय वर्ष आपको पुनः उस वर्ष से इसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ, तो आपको द्वितीय वर्ष में पुनः ये बनाना पड़ता है और फिर से पुनः उसी प्रकार की औपचारिकताएं इसमें करनी पड़ती हैं। और औपचारिकताएं मुझे जहाँ तक युवा बताते हैं, लोग बताते हैं, पूछते हैं कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि सभी प्रमाण पत्रों में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इसी प्रमाण पत्र को बनाने में है। अब है क्या, एक तरफ मैं थोड़ा सा विरोधाभास वाली बातें भी हैं और नियमों में, और जो हमारी विधिक नियम हैं, जो हमारी पत्रजात हैं, आदेश हैं, उनके तहत जब आपको पता है कि BPL कार्ड धारक जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल वाले, उनको गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला बताया जाता है, और जो APL हैं, अबव पॉवर्टी लेवल, उनको गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वाला व्यक्ति माना जाता है। तो मैं अब जब सामान्य आपको जानकारी बताऊं, तो BPL किसी परिवार के बच्चे को, छात्र को, यदि किसी प्रकार का किसी परीक्षा में फ़ायदा लाभ मिलता है, या कोई छात्रवृत्ति योजना में लाभ मिलता है, तो या कहीं पे कोई छात्रावास की व्यवस्था में कोई लाभ मिलता है, या जैसे कुछ आवासीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पे भी BPL परिवार के लोगों को लाभ मिलता है। तो वो कैसे मिलता है कि उस बच्चे के अभिभावक की, माता पिता की जो पारिवारिक आय हो, यानी प्रतिमासिक और सालाना, वो लगभग 5,000 रुपये हो प्रतिमासिक, और लगभग सालाना 60,000 रुपया हो। अर्थात 60,000 रुपये से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति APL की श्रेणी में मान लिया जाता है सामान्य रूप से, अर्थात वो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर है, और उसको उस छात्रवृत्ति का, उस परीक्षा का, उस छात्रावास की व्यवस्था का, या जो भी जिस भी क्षेत्र में उसको लाभ मिलना है, जैसे नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना है, इसी में हम देखते हैं उसमें 60,000 रुपया सालाना लगाने वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है अभिभावक को, तब उसकी बालिका को 51,000 रुपये का आर्थिक फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो अब दूसरी तरफ जो EWS आरक्षण है, इसके पीछे जो विचार था वह तो अच्छा था, लेकिन जब इसके नियम बनाए, एक नियम तो ये बना दिया कि पहले तो 6 महीने के लिए केवल वैध था प्रमाण पत्र, अब जैसे तैसे 1 साल के लिए है। एक तो ये है युवाओं के लिए दिक्कत कि वो केवल 1 साल के लिए वैध होता है।
अगर उस बीच उनकी नौकरी नहीं लगी, कौन सा एक साल में कोई किसी की नौकरी लग जाती है, फिर दोबारा उसको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। दूसरा क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देने के लिए इसका प्रावधान है। तो अब है जो आय रखी सालाना वो 8 लाख रुपए से नीचे, अर्थात यदि किसी की सालाना, किसी के परिवार की, किसी के अभिभावक की, किसी के पति की, किसी के पति की, ससुर की, पिता की यदि आय 8 लाख रुपए से नीचे, तो वह भी EWS आरक्षण लेने के लिए पात्र है। अब अर्थात महीने का 65 से 70 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति, महीने का जिसके परिवार की आय, वो गरीब सवर्ण में है। तो थोड़ा सा विरोधाभास आपको लगता है ना। अब इससे होता क्या है, जो अच्छे परिवार वाले लोग हैं उनकी पढ़ाई अच्छी जगह हुई रहती है, अच्छा स्टेटस होता है, ठीक ठाक होता है। जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में अगर कोई 60 से 70 हज़ार रुपया प्रतिमासिक कमा रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। चलो शहरी क्षेत्र के लिए वर्तमान की महंगाई की स्थिति को देखते हुए हम मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीचे भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छी इनकम मानी जाती है। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो 60 से 70 हज़ार रुपये प्रतिमासिक कमाने वाला बहुत अच्छी स्थिति में होता है। उसके पास बहुत अच्छा मकान भी होगा, कार भी होगी, गाड़ी घोड़ा सब होंगे, और बहुत अच्छा खाना खाता होगा, बहुत अच्छा वस्त्र लगाता होगा, घूमना फिरना सब कुछ उसका स्टेटस जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन अब है क्या, उसकी किसी संतति को, संतान को, उसके पारिवारिक जन को यदि EWS का आरक्षण मिलना तो वो मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत है ना। यदि आपको BPL की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अगर 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये सालाना आय की आवश्यकता है, तो क्यों ना EWS का आरक्षण भी उसी को प्राप्त हो जिसके परिवार की सालाना आय 1 लाख से लगभग नीचे हो। तब तो वास्तविक जो गरीब सवर्ण हैं, जो सवर्ण सामान्य जातियों में जो वास्तविक गरीब हैं, जिनको जो समाज की मुख्य धारा से भी हम कह सकते हैं वो थोड़ा अलग हैं, तो उनको वास्तविक फायदा मिल सकता है। और इस कारण हमारे देश में कहीं न कहीं समाजवाद पल्लवित हो सकता है, विकसित हो सकता है। नहीं तो हो क्या रहा है, इससे भी वही स्थिति हो रही है जिस प्रकार से, मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, जिस प्रकार से SC ST OBC रिजर्वेशन का होता है, कि जो वहाँ पे भी जो गरीब SC ST OBC है उसको वास्तविक आरक्षण का फायदा मिल ही नहीं रहा है। इस बात से इत्तेफाक रखेंगे सभी लोग। क्यों? क्योंकि जो SC ST OBC व्यक्ति ऊपर उड़ गया है 1950 60 70 में, अब वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसका अच्छा स्टेटस हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं रखा गया है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो एक उच्च वर्ग का SC ST OBC ही प्रायः मोस्टली, यानी मैं कह सकता हूँ 99% उस आरक्षण का फायदा उठा रहा है। तो जो हमारे गरीब सवर्ण हैं, गरीब SC ST OBC के लोग हैं, वो जहाँ थे वहीं हैं। और ये हमारे देश के लिए और हमारे समाजवाद के लिए, जो संविधान की प्रस्तावना में भी आता है समाजवाद शब्द, इसके लिए सही नहीं है। और देश में कुछ लोग चाहे सामान्य वर्ग में हो, चाहे SC ST OBC वर्ग में हो, कुछ लोग ऊपर को बढ़ते रह रहे हैं, और जो चाहे सामान्य वर्गों में हो, गरीब हो, और जो SC ST OBC में गरीब वर्ग हो, वो जहाँ है वो वहीं पर है। क्यों? क्योंकि जो आगे बढ़ चुका व्यक्ति है उसका पढ़ाई का स्तर बढ़ चुका है, अच्छा हो चुका है, वो अच्छी अच्छी जगह पढ़ता है, उसका जो स्टेटस है, जो स्थिति है वो अच्छा हो चुका है। तो जब वो EWS जैसा आरक्षण का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगा, या दूसरा जो संविधान प्रदत्त, अंबेडकर जी के द्वारा प्रदत्त जो संविधान में वर्णित है आर्टिकल 16 घ के तहत, तो वो आरक्षण के तहत एक कुछ लोग, चुनिंदे लोग ऊपर को बढ़ते रह रहे हैं, और जो सामान्य मतलब जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो पीछे को होते रह रहे हैं। तो इस EWS आरक्षण के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि जब BPL आदमी को 60-70 हज़ार रुपये सालाना कमाने पे उसको नीचे BPL माना जाता है, और उससे ज़्यादा कमाने वाले को APL की श्रेणी में रख दिया जाता है। उसको जो मुफ्त खाद्यान्न योजना जैसी जो खाद्य योजना है उसका लाभ भी नहीं प्राप्त हो पाता है, या किसी अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है जितना BPL को होता है। लेकिन इस EWS आरक्षण में 8 लाख प्रति
यानी प्रति सालाना कमाने वाले को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्राप्त होता है। तो ये इसमें कहीं न कहीं हम कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक विचारों का आदान प्रदान हो कि इसमें संविधान संशोधन हो पुनः। यदि वास्तविक गरीब सवर्ण को आरक्षण दिया जाना है 10%, तो इसमें वास्तविक जो गरीब है समाज में रहने वाला उसको आरक्षण मिले, उसके पिता की, पति की, पत्नी की, उसके ससुर की या पारिवारिक किसी अन्य व्यक्ति की जिसके अधीन वह रह रहा है उसकी कितनी है, यदि 1 लाख से ऊपर आय है तो उसको आरक्षण का फायदा न मिले ईडब्ल्यूएस का। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, यद्यपि बातें देश में चलते रहती हैं, यही नियम यद्यपि अब वहाँ भी होना चाहिए, होने पर जो संविधान प्रदत्त आरक्षण है पहले से ही हमारे संविधान विशेषज्ञों के द्वारा जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, कहीं न कहीं उसके पीछे बहुत अच्छाइयाँ थी। हमारे जो दबे कुचले दलित वंचित वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, वो उनकी स्थितियाँ सही नहीं थी और सरकारी सेवाओं में कुछ ही लोगों का आधिपत्य था, तो उनको ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा संविधान में चिंतन किया गया, उनको ऊपर उठाने के लिए। लेकिन उस संविधान में जो आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसका नुकसान आज वर्तमान में समाज में हो रहा है। और कुछ लोग हर जाति में, हर वर्ग में कुछ लोग ऊपर को बढ़ते रह रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो गरीब थे वो गरीबी हैं, चाहे हमारे सामान्य वर्ग में हो, चाहे SC ST OBC वर्ग में हो। तो हमें जो सामान्य वर्ग में भी, SC ST वर्ग में भी जो वास्तविक गरीब है, जिनको आज तक किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिला है, उनके लिए एक आर्थिक सीमा तय करनी चाहिए हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, अर्थात जो वर्तमान के संविधान निर्माता हैं, हमारे विधायक सांसद लोग, जो विधायिका है, उसके द्वारा इस क्षेत्र में कानून अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि चुनाव में आजकल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार की बातें हो रही है, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सुनते पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं। तो थोड़ा दुख भी होता है कि दलगत राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके हम वास्तविक समाज का विकास करें। वो चाहे मैं तो ये भी कहूँगा किसी भी धर्म का भी व्यक्ति है, चाहे संविधान में वर्तमान तक उसमें वर्णित नहीं है, लेकिन देश प्रत्येक जाति को लेकर के, प्रत्येक वर्ग को लेकर के, धर्म को लेकर के, लिंग वर्ण को लेकर के आगे बढ़ेगा। जब सबका समग्र समान रूप से आगे को विकास होगा, तो तब हमारा देश सशक्त हो सकता है। हम किसी एक जाति की, धर्म की, लिंग वर्ण मजहब की बात न करें, हम सबको साथ लेकर के ऊपर को चलें, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार हो सकती है। और हम संविधान में कुछ संशोधन करके हम जो वास्तविक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति है, जो वास्तविक जो कमज़ोर है, गरीब वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिए एक बार समरसता का कार्य करें, तो हमारे देश में जो समाजवाद है, जो समाजवाद संविधान की मूल प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द आता है, उस समाजवाद शब्द को हमको वास्तविक रूप से साकार करना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में हमारा पूंजीवाद इतना पल्लवित, विकसित हो रहा है, इतना समृद्ध हो रहा है कि समाजवाद बहुत पीछे छूटते रह रहा है, और उस समाजवाद को हमने आगे को बढ़ाना है। और यही मेरे इस वीडियो के माध्यम से विचार थे। और ज़्यादा मैं इसमें कोई किसी के प्रति नकारात्मक भावना या किसी के प्रति कोई विभेद, भेद, इस प्रकार की भावना नहीं, अपितु मैं जो EWS का जो मुख्य प्रावधान है, उस प्रावधान के बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में उसमें जो संशोधन हो सकता है, जो कमी हमको दृष्टि लगी, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो समाज के लिए कह रहा हूँ, युवाओं के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि युवा देखते हैं कि कितना पैसा खर्च करके अपना प्रमाण पत्र बनाते हैं, और उसके बाद फिर 1 साल बाद वो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है, निर्वैध हो जाता है वो, और पुनः उसी प्रकार का प्रोसीजर होता है। और इवन यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ जाती है कहीं कहीं पे, तो किसी सरकारी सेवाओं में EWS की जो मेरिट होती है वो और ऊपर जो चले जाती है, ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। तो इसका कोई विशेष ऐसा भी नहीं है, लेकिन वास्तविक जो कमज़ोर वर्ग है सामान्य वर्ग में, उसको यदि वास्तविक रूप से इसका फ़ायदा दिया जाना है, तो इसमें कहीं न कहीं संशोधन की संभावना है, वो बनती है। और आज भी विचारों का आदान प्रदान करके अपने जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में कहा जा सकता है
पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सामने सम्मुख यानी मौखिक रूप से, तो एक वैचारिक क्रांति इस क्षेत्र में भी आगे को बढ़ सकती है। और यही हमारे मनोभाव हैं, यही हमारी मनः कामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।